पूजा से पहली मुलाकात 2019 में हुई थी, जहां पर आयुष्मान खुराना ने पूजा की आवाज से सबका दिल जीत लिया था। इस फिल्म के डायरेक्टर राज साडिल, जो अपने कॉमेडी स्क्रिप्टिंग के लिए जाने जाते हैं, और वो फिल्म सुपर हिट रही थी। अब उसका आया सीक्वल ड्रीम गर्ल 2। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार और स्वागत है मेरे चैनल पे फिल्मी रेट पे। रिव्यू का रेट मारते हैं फिल्म ड्रीम गर्ल 2 पर। ड्रीम गर्ल की कहानी मथुरा के पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म है, और ये कहानी आयुष्मान खुराना और उनके पिता अन्नू कपूर की है। आयुष्मान के पिता गले तक कर्जे में डूबे हुए हैं, और दूसरी तरफ करम इस बार माही से नहीं परी से मोहब्बत करता है। बात शादी तक पहुंचती है, लेकिन परी के पिता ने शर्त रख दी है करम अपने अकाउंट में 25 लाख रुपए जमा करके दिखाएं, और फिर शुरू होता है वहीं पर सारा झोल तमाशा। इस बार कॉल सेंटर से निकलकर पूजा वास्तविक जिंदगी में आ चुकी है। इस तरह मजबूरियों के मारे करम को पूजा बनने पर मजबूर होना पड़ता है। पूजा का सफर इस बार आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि इस बार पूजा को जिंदगी में एकदम और आगे बढ़कर दिखाना होगा। फोन से बाहर आकर उसे असल जिंदगी में दस्तक देनी होगी, और यही पूजा चक्रियों में फंसेगी, और यही ड्रीम गर्ल 2 की कहानी है। करमवीर को महिला गेटअप में तालियां लूटने के बाद फिल्म ड्रीम गर्ल 1 में साबित हो चुका है। देखो, मंच पे सीता और राधा बनना बहुत आसान है, लेकिन असल जिंदगी में एक लड़की बन के रहना उतना ही कठिन है। और जहाँ पर मजबूरियों के चलते करम लड़की बन के सामने आता है दुनिया के सामने, और सारे हास्य, सारे र्यूमर, सारी कॉमेडी वहीं पैदा होती है। और दिक्कत तब आती है जब कहानी खिंचती है और कॉमेडी सपाट होने लगती है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन की। तो भाई साहब, वो रोजमर्रा की जिंदगी में हास्य कैसे पैदा होते, उसको लिखा कैसे जाता है, वो बखूबी जानते हैं। एक हिट फिल्म की सीक्वल 2 बनाने की कसौटी देखो होती है, जो कि ड्रीम गर्ल 2 उस पे डगमगाती हुई नजर आती है। राज ने फिल्म को मनोरंजक बनाने की कोशिश पूरी की है, लेकिन करमवीर और माही की कहानी में जो रस था वो करमवीर और पूरी कहानी में नजर नहीं आता। कलाकारों की भरमार फिल्म को ऊपर नीचे करती है, जिसमें हिचकोले ज्यादा है और आनंद कम। बात करते हैं किसकी एक्टिंग कैसी है। फिल्म में आयुष्मान खुराना करम और पूजा के दोनों ही किरदारों में कमाल लगते हैं। पूजा के कैरेक्टर को जिस तरह उन्होंने पकड़ा है वो काफी लाजवाब है। पूजा के किरदारों में आते ही वो पर्दे पर धूम मचाते हैं। उन्होंने इस किरदार को पूरी शिद्दत के साथ निभाया है। अनन्या पांडे का किरदार बहुत ही सम्मान, और जितना स्क्रीन स्पेस मिला है उन्होंने बहुत ही उबाऊ एक्टिंग की है। उनकी विरासत को देखते हुए उनको बहुत स्ट्रगल के साथ ये रोल मिला तो है, लेकिन उनको जरूरत है अभी एक्टिंग में हाथ साफ करने की। अमूमन एक कलाकार के लिए क्या होता है, वो अपनी अलग फिल्म में वो अलग स्तर की एक्टिंग करता है जितनी कि वो पिछली फिल्मों में किया होता है। लेकिन अनन्या पांडे की एक्टिंग एक केस स्टडी है। वो अपनी हर फिल्म में पहले से ज्यादा बोर एक्टिंग करती हैं। उनको एक्टिंग में सिर्फ हाथ ही साफ करने की जरूरत नहीं है, उनको पूरी नहाने की जरूरत है। वहीं पर अन्नू कपूर, परेश रावल, अभिषेक बनर्जी और विजय राज ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है वो आपको बता देता हूँ। वन लाइनर कॉमिक कॉमेडी और सह कलाकारों की प्रेजेंस बहुत अच्छा है, जो फिल्म को बहुत हद तक इंटरेस्टिंग बना के रखते हैं। और जितने आसपास के कलाकार हैं वो अपने पिछले एक्सपीरियंस की वजह से अपने तजुर्बेदार कंधों पे फिल्म पूरी उठा रखी है। ये फिल्म पूरी तरह से कॉमिक और सह कलाकारों कंधों पे टिकी हुई है। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर की मति मारी गई थी, जिन्होंने कास्ट कर लिया अनन्या पांडे को, जो अपनी घटिया एक्टिंग से भारी पड़ जाती है सारे सह कलाकारों की बढ़िया एक्टिंग पे। अगर ये फिल्म डूबती है तो उसकी एकमात्र वजह होगी चंकी पांडे की स्ट्रगलदार बिटिया। इस फिल्म की सारी खूबियों की बलि चढ़ा दी गई है अनन्या पांडे के नाम पे। सिर्फ अपनी विरासत के चलते फिल्म पा रही अनन्या पांडे, जो इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोर पॉइंट है। उनका पर्दे पर होना ना होना दोनों का कोई खास असर फिल्म में नहीं होता। साफ पता चलता है कि संवादों को याद रखने के दबाव में उनका अभिनय सामने नहीं आ पाता, और ना ही वो दृश्य की आवश्यकता को समझ पाती हैं, और ना ही संवादों की गहराई। जहाँ जहाँ अनन्या पांडे स्क्रीन पे आती हैं, वहाँ वहाँ दर्शक नुसरत भरूचा को याद करते हैं। अनन्या पांडे की बतौर लीड हीरोइन ये छठी फिल्म है, और ये सवाल उनके लिए अभी भी वही खड़ा है, क्या उनको एक्टिंग आती है? क्या वो इस लायक है कि किसी फिल्म में उनको रोल दिया जाए? कब तक अपने बाप के नाम पे वो फिल्में पाती रहेंगी? ये आरक्षण वाले स्टार बॉलीवुड से खत्म होने चाहिए, और जो टैलेंटेड बच्चे और बच्चियां कतार में खड़े हैं उनको आगे लाना चाहिए। एक अभिनेत्री के तौर पे उनको भी मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो, अभिनय में तो बिल्कुल कमजोर है ही, साथ में उनके आकर्षण में बिल्कुल ही आकर्षण नहीं है, और ऊपर से उनकी बोरिंग और बेस्वाद एक्टिंग स्क्रीन पे देखना बिल्कुल जेल जैसा है। देखो, विरासत में आप काम तो पा सकते हो, लेकिन जो टैलेंट है वो मेहनत से आती है। ड्रीम गर्ल की दूसरी सबसे कमी है इसका संगीत। ड्रीम गर्ल 1 का जो संगीत था, दिल का टेलीफोन, वो अभी भी दर्शकों के जुबान पे है। लेकिन ड्रीम गर्ल 2 में ऐसा कोई गाना नहीं है जिसको दर्शक अपने जुबान पे
ला सके, उसको गुनगुना सके। आयुष्मान खुराना कोशिश पूरी करते हैं एक महिला किरदार में अपने भाव और नखरों से लोगों को अपनी तरफ खींच सके, लेकिन जो काम कमर हसन ने फिल्म चाची 420 में कर दिखाया है उनमें उनकी भरतनाट्यम में निपुणता ने बड़ा योगदान किया है। वहीं आयुष्मान खुराना सिर्फ इस विचार में बंधे अभिनेता नजर आते हैं कि उन्हें एक महिला किरदार में बढ़िया एक्टिंग करनी है। देखो, इस बार पूजा में तो दम है लेकिन कहानी में दम बिल्कुल नहीं है। ये बात कहने में कोई दो राय नहीं कि राज साडिल ने मजबूत कहानी फिल्म के लिए नहीं चुनी है और इस वजह से फिल्म पटरी से उतरती हुई नजर आती है। राज ने वन लाइनर खेलने की कोशिश की है जो कि कई बार बोरिंग हो जाती है। मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार। 5 स्टार इसलिए क्योंकि देखो, सह कलाकारों जितने भी थे सिर्फ उनके लिए जो कॉमेडी का पंच उभर के आता है बस उन्हीं के मुंह से उभर के आता है, नहीं तो फिल्म को अनन्या पांडे ने डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो यार, ये रिव्यू आपको कैसा लगा आप हमें बताओ कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।